हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर एएमयू जामे में 2024 में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब करने की ज़रूरत तो है नहीं। हमने कई सारे वीडियो में आपको बताया है कि अभी हमारा एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है, और आप इसको मॉक टेस्ट कह लीजिए या जो कह लीजिए, अल्टीमेटली आपको एंट्रेंस में फ़ायदा करने वाला होगा। तो फ़िलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने डिटेल में बताया है। अच्छी बात यह है कि मैंने जो एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहां पे जाकर अब तक जितने भी मैंने एमसीक्यू का सीरीज जो अपलोड करा है आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही मैंने हिस्ट्री का रिकॉर्डेड लेक्चर, पॉलिटी का रिकॉर्डेड लेक्चर भी अपलोड करा है, वो भी देख सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में कई सारे और भी इनिशिएटिव लिए जाएंगे, जैसे इंडो इस्लामिक को लेकर लिए जाएगा और भी चीज़ें होगी, या करंट अफेयर को लेकर होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो देखा करें और अपना रिस्पांस, अपना कमेंट जरूर करें वहाँ पे, ताकि पता चले कि कौन कौन स्टूडेंट देख रहे हैं। साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि आप किस कोर्स में जामे में एंट्रेंस दे रहे हैं, उस कोर्स का नाम मेंशन करिएगा। बाकी अभी तो है कि ये सीरीज चल रहे हैं, वीडियो एंड होने तक आपके कितने सही आंसर आते हैं वो कमेंट कीजिएगा, ताकि ये पता चल पाएगा कि हाँ, हमारे जो स्टूडेंट है वो कितने स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यानी कि 31 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन ये कह रहा है, यूनियन कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल। यूनियन कैबिनेट कह लीजिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह लीजिए, सभी कहाँ रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहली चीज़ ये है कि आपको कई बार आपके आंसर हो सकते कुछ और हो, लेकिन आपको क्वेश्चन के ऑप्शंस के हिसाब से चलना होगा। तो 4 ऑप्शन हैं, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, प्रेसिडेंट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी होगा, लोकसभा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट के जज का जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है, एज जो है, वो रिटायरमेंट का एज पूछा जा रहा है, मैक्सिमम कितना है। तो 32 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी होगा। यहाँ से मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूँ, ये बताइए कि हाई कोर्ट के जज का मैक्सिमम एज कितना है, वो आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूनियन टेरिटरी। इनमें से कौन ऐसा कौन सा ऐसा स्टेट के लिए जो कह लीजिए जो यूनियन टेरिटरी के नाम से जाना जाता है, या यूनियन टेरिटरी है। तो 33 का करेक्ट आंसर जो होगा, मिजोरम जो है वो यूनियन टेरिटरी का पार्ट है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए विधान परिषद। इनमें से किसके पास विधान परिषद है। 34 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, तमिलनाडु। देखिए, वैसे क्वेश्चन के हिसाब से तो तमिलनाडु होगा, लेकिन आज के टाइम में करंट में जो है वहाँ का जो बाई कैमरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह लीजिए, या लेजिस्लेटिव काउंसिल कह लीजिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल कह लीजिए। सो यहाँ पे जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल आज के टाइम में नहीं है। अब आपको बताना है कि आज के टाइम में टोटल 6 ऐसे स्टेट है जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी बाई कैमरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो आपको ये बताना है कि नाम बताना है कि कौन कौन सा स्टेट में बाई कैमरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। बट क्वेश्चन के हिसाब से तमिलनाडु था, बट करंट में जो है तमिलनाडु नहीं है, इसलिए आंसर बल्कि नहीं होगा। और बाकी तो हरियाणा, गुजरात, पंजाब, इन सब में तो है ही नहीं। तो आप इस क्वेश्चन में ऐसे भी लाइक कुछ ऑप्शन चेंज रहेगा, मे भी ऑप्शन दे दे कि बिहार रहेगा। सपोज अगर क्वेश्चन के हिसाब से अगर बिहार रहे तो आप आराम से करेक्ट कर देंगे। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ क्या यहाँ पे फिर से, कि आपको जो टोटल कितने लेजिस्लेटिव काउंसिल है या विधान परिषद है वो आपको बताना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय दी। अटॉर्नी जनरल जो है वो किसके द्वारा अपॉइंट होता है। 4 ऑप्शन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टू गिव एक्सपर्ट एडवाइस टू द गवर्नर ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर इज़ द ड्यूटी ऑफ। समझिए, गवर्नर को जो ड्यूटी, मतलब गवर्नर को लीगल एडवाइजर देता है, लीगल एडवाइस देता है, ये किसका ड्यूटी है। फिर से, टू गिव एक्सपर्ट एडवाइस टू द गवर्नर ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर, यानी गवर्नर को लीगल मैटर के मामले में जो एडवाइस देते हैं और वो एक्सपर्ट होते हैं, उस एक्सपर्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, या हम इनमें से किनको जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 36 का ए होगा, एडवोकेट जनरल। अगर हम प्रेसिडेंट के मामले में बात करें तो वहाँ पे अटॉर्नी जनरल हो जाएगा, और अगर हम स्टेट के अंदर बात करें गवर्नर को तो एडवोकेट जनरल होगा। तो 36 का, तो यानी 36 का जो करेक्ट आंसर होगा एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, राज्यसभा कैन डिले द मनी बिल पास बाई। ऐसा है, इसमें तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में ही थोड़ा डाउट्स लग रहे हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक्स ये हुआ है कि गवर्नर ऑफ स्टेट होना चाहिए था पहला, और यहाँ पे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होना चाहिए था, तब जाके
एज होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन को करेक्ट करके हम स्टेट कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राज्यसभा कैन डिले द मनी बिल पास बाय द लोकसभा फॉर ए पीरियड नॉट एक्सिस्टिंग। इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली आप जानते ही होंगे कि पहले बिल जो होता है यूजुअली पहले लोकसभा में पास होते हैं राज्य, अगर मान ली लोकसभा से पास हो चुका है और अगर राज्यसभा में चला गया है तो राज्यसभा मैक्सिमम कितने दिनों के लिए डिले कर सकता है, कितने दिनों के लिए अपने पास वो बिल को रख सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैक्सिमम 14 डेज़ के लिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नो सिटिजन इज एलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंटिल द ही अटेन द एज ऑफ, यानी कि कोई आदमी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है मैक्सिमम जो एज रखा गया है। सो यहाँ पर के क्वेश्चन के हिसाब से तो मिनिमम ही एज होगा, मतलब जब तक उस एज तक नहीं हो जाता, ये जब तक उस इंसान का एज मिनिमम उतना नहीं हो जाता है तब तक वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। तो यानी सिंपल सी बात है कि मिनिमम एज कितना रखा गया है प्रेसिडेंट के लिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि हु अमंग द फॉलोइंग हैव राइट टू वोट इन द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन बट नॉट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। मतलब इनमें से किनको राइट्स है कि राइट्स है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देने का बट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं है। मतलब वाइस प्रेसिडेंट का अगर इलेक्शन हो उसमें वोट कर सकते हैं बट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मिनिस्टर और हु आर नॉट मेंबर एट इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, नॉमिनेटेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द अपर हाउस। तो सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं ना उनको, जैसे आपको मालूम है कि प्रेसिडेंट जो है टोटल 12 मेंबर को अपॉइंट करते हैं राज्यसभा में। अब ये जो बंदा है, ये जो 12 मेंबर, ये वोट नहीं करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये वोट कर सकते हैं। तो यही आपसे सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट शुड नॉट बी लेस देन। लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर मिनिमम इससे कम नहीं होना चाहिए, या ये कहना चाह रहा है साहब कि टोटल नंबर ऑफ जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो इससे कम नहीं होना चाहिए। तो 40 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी कि 40 मेंबर से कम नहीं होना चाहिए। एक बात और, मैं फिर से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, बताइए कि लेजिस्लेटिव असेंबली में हर एक स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर मैक्सिमम कितना सीट होगा एमएलए का, यानी नंबर ऑफ एमएलए या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर होंगे टोटल कितना से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, मतलब मैक्सिमम कितना रखा गया, लिमिट रखा गया, वो आपसे पूछ रहा हूँ मैं। तो आप आंसर कमेंट करेंगे। ये नहीं समझ में फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे अभी आपको पता चला ना कि हाँ भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है 40 मेंबर से कम नहीं होना चाहिए, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट इतना होना चाहिए। तो ऐसे ही मैक्सिमम कितना रखा गया, कहाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। पहले ये कह रहा है कि अंडर व्हाट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेसिडेंट टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ब्रेक्स डाउन। मतलब किस कंडीशन में प्रेसिडेंट जो होगा वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट या डायरेक्टली रूल करना स्टार्ट कर देगा उस स्टेट के अंदर, किस सिचुएशन में। तो आर्टिकल 41 बोल रहे हैं, यानी किस आर्टिकल के तहत होता है, यानी यूँ समझ लीजिए कि प्रेसिडेंशियल रूल किस कंडीशन में लगेगा। तो आर्टिकल 41 के अंदर अगर हम बात करें तो आर्टिकल 356 के अंदर जो है प्रेसिडेंशियल रूल जानते हैं। आर्टिकल 352 जो हो गया नेशनल इमरजेंसी हो गया, और आर्टिकल 360 जो हो गया वो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया। ठीक है, अब आते हैं अगले। कल ही मैंने जब आपसे MCQ करा रहे तो मैंने बोला भी था कि भाई आप इमरजेंसी से रिलेटेड कितने आर्टिकल बताइए। अगर आपने पढ़ लिया होगा तो ऑफकोर्स इसको आंसर कर देंगे। अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। करेक्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब बार बार कुछ सवाल आपसे रिपीट हो रहा है, तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे 42 का वो ऑप्शन सी होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली। अब क्वेश्चन में देखिए इंडियन स्टेट बोला है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूनियन के बातें नहीं बोल रहा है, इंडियन स्टेट बोल रहा है। तो इंडियन स्टेट के हिसाब से तो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, पर अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूनियन के बोल दे तो ऑफकोर्स आपका लोकसभा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0R इन पार्लियामेंट। 0R का मतलब क्या है पार्लियामेंट में। 43 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, टाइम अलॉटेड इन द हाउस ऑफ मिसलेनियस बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पे। 44 ये कह रहा है कि दी 5 ईयर प्लान आर अप्रूव्ड एंड रिव्यू बाई, यानी कि 5 ईयर जो प्लान हर साल जो आप पढ़ रहे हैं वो किनके द्वारा अप्रूव या रिव्यू किया जाता है। तो 44 का करेक्ट आंसर होगा NDC के द्वारा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। और इसके हेड कौन होते हैं वो आपको बताना है। NDC का हेड कौन होता है आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
कह रहा है व्हेन अ बिल इज रेफर टू अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट, इट हैज़ टू बी पास्ड बाई। अगर मान लीजिए ऐसा हुआ लोकसभा में भी गया, राज्यसभा में नहीं पास हो पाया, मान लीजिए लोकसभा में गया, राज्यसभा में पास नहीं हो पाया, तो उस केस में ना लाइक जॉइंट सेशन चलता है। अब जॉइंट सेशन में कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए जॉइंट सेशन चलेगा, उस केस में वो जो बिल होगा वो पास होना चाहिए 2/3 मेजोरिटी या एब्सोल्यूट से या सिंपल मेजोरिटी से। तो 45 का करेक्ट आंसर एब्सोल्यूट सी होगा, सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, सॉरी, यानी सी वुड बी द करेक्ट आंसर होगा। अगर जॉइंट सेशन होता है ना तो सिंपल मेजोरिटी यानी 50% मेजोरिटी से पास हो जाएगा। अब मान लीजिए कि टोटल जो है 750 MP है टोटल मिलाकर, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, यानी कि 325 के आसपास हो जाएगा, या सॉरी 375 के आसपास हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी इंडियन कैन बी नॉमिनेटेड बाई द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर अपॉइंट होते हैं, इसका मालूम ही होगा आपका, डी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन ओथ दिलाता है वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन 48 ये कह रहा है कि दी प्रोविजन टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर कंटेंड इन, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉज है, या एंटी डिफेक्शन लॉ ही कह सकते हैं, वो किसके अंदर आता है। हालांकि आपसे पूछा क्या है किसके अंदर प्रोविजन किस में बात करी गई है, तो 48 का करेक्ट आंसर 10 शेड्यूल होगा। 10 शेड्यूल के अंदर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात किया गया है। 11 शेड्यूल के अंदर जो है आपके पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात किया गया है। म्यूनिसपैलिटीज़ के बारे में 12 शेड्यूल में बात किया गया है। ये 3 शेड्यूल ऐसी बताती है। 4 शेड्यूल के अंदर जो है राज्यसभा के कितने सीट्स होगा उसके बारे में बात किया गया है। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो 28 स्टेट और 8 यूटी का नाम है उसके बारे में पता चलता है। तो ये कुछ हमें जो बेसिक इंपॉर्टेंट था शेड्यूल में बताया, बाकी आप शेड्यूल जरूर याद कर लेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये कह रहा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इशू एन ऑर्डिनेंस, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ऑर्डिनेंस पास कर सकता है किस सिचुएशन में। तो 49 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी, पार्लियामेंट इज़ नॉट इन द सेशन। अगर पार्लियामेंट सेशन नहीं होगा और सडन ऐसा कुछ इमरजेंसी आ गया, उस केस में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। बट वो ऑर्डिनेंस जब तक नेक्स्ट सेशन चले नहीं, मतलब लोकसभा या राज्यसभा का जब तक नेक्स्ट सेशन नहीं चलेगा तब तक के लिए वैलिड होता है। फिर जैसे ही जब सेशन चालू होता है तो उस पर रिव्यू होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है द लॉ रिलेटिंग टू द इंडियन सिटीजनशिप कैन बी चेंज बाई, यानी कि इंडियन सिटीजनशिप से रिलेटेड जो लॉ बनते हैं उसको चेंज या बना या मेक कुछ भी अगर करना हो तो ये कौन कर सकता है। आपको मालूम ही है कि पार्लियामेंट करेगा। आपने सिटीजनशिप का जो चैप्टर था, यानी हमने जो रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड किया है उसको सिटीजनशिप को ढंग से पढ़ेंगे, पार्ट 2 पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि which one of the following is rights to issued sorry which one of the following rights is issued by the court in case of illegal detention of a person, यानी कि मान लिया आपको इलीगल तरीके से डिटेन कर लिया गया, तो इनमें से कौन सा रिट्स दायर हो सकता है, जारी हो सकता है कोर्ट के द्वारा। तो 51 का करेक्ट आंसर जो कि हेबियस कॉर्पस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि द राज्यसभा विच इज़ द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, राज्यसभा विच इज उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो ये एक परमानेंट बॉडी है या सिर्फ 5 साल के लिए होता है, या 4 ईयर की या 3 ईयर की होता है। तो 52 का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, एक परमानेंट बॉडी है। लोकसभा की बात करें तो एक टेम्प्रेरी बॉडी है, वो कभी भी डिजोल्व हो सकता है, बट राज्यसभा डिजोल्व का पार्ट नहीं होता है, ठीक है, डिजोल्व होने का। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड द रिफॉर्म आर फाउंड इन, यानी कि हमें किस सेक्शन में हमें लाइक अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर के बारे में पता चलता है, ह्यूमनिज्म के बारे में पता चलता है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी के बारे में पता चलता है। तो 53 का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि एक सेकंड, ना ही फंडामेंटल राइट्स है, ना ही प्रीएम्बल है, ना ही डीपीएसपी है, बल्कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में पता चलता है अगर आप ड्यूटीज़ को ढंग से समझेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे लोकसभा सेक्रेटेरिएट कम अंडर द कंट्रोल ऑफ, यानी लोकसभा का जो सेक्रेटेरिएट है वो किसके कंट्रोल में आता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर और स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर से एक न एक सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि
द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज रिमूव्ड बाई, यानी कि लोकसभा का स्पीकर कैसे रिमूव होगा या कौन रिमूव कर सकते हैं। तो 55 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी, मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ द लोकसभा, यानी अगर लोकसभा का जो मेंबर है यानी एमपी है जो लोकसभा का, वो अगर चाह जाएंगे तो स्पीकर रिमूव हट सकता है बिल लाकर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस थ्रू इम्पीचमेंट बाई ए पार्लियामेंट, इनमें से कौन जो है, किन्हीं को अगर हटाना होगा, इनमें से किन को हटाना होगा, तो हमें इम्पीचमेंट लाना होगा। और अब अगर पार्लियामेंट के थ्रू, यहाँ पे सिंपल पार्लियामेंट का नाम ले रहा है, तो अगर पार्लियामेंट का नाम ले रहा है तो 56 का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन प्रेसिडेंट डी, यानी कि प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट लाना होता है। हालांकि वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी होता है, बट वाइस प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट स्टार्ट होगा ना, वो जब भी होगा तो वो राज्यसभा से ही होगा। इसलिए अगर ऑप्शन में सिर्फ राज्यसभा रहे तब फिर वाइस प्रेसिडेंट होगा। लेकिन अगर सिर्फ ये कह रहा है कि इम्पीचमेंट, तो फिर उस केस में प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट लोकसभा से भी स्टार्ट हो सकता है और राज्यसभा से भी स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है टू बिकम ए रिकॉग्नाइज एज ए नेशनल पार्टी ए पॉलिटिकल पार्टी मस्ट अर्न रिकॉग्निशन इन ए मिनिमम ऑफ, यानी कि अगर बाय द वे किसी पार्टी को नेशनल पार्टी बनना है, मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनना है नेशनल, तो उस केस में क्या मिनिमम चेक किया जाएगा उसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी, 4 स्टेट्स के अंदर एटलीस्ट वो रिकॉग्नाइज किया जाए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि इन ऑर्डर टू बी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा हिज पार्टी शुड हैव एटलीस्ट, यानी कि देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह लीजिए कि मान ली कोई पॉलिटिकल पार्टी है और उसको किस केस में लोकसभा का अपोजिशन कंसिडर किया जाएगा। तो 4 ऑप्शन है, कह रहे 10%, यानी टोटल स्ट्रेंथ का एटलीस्ट 10% उसके पास सीट्स होना चाहिए, या 15% होना चाहिए, या 20% होना चाहिए, या 25% होना चाहिए। तो 58 का जो करेक्ट आंसर है वो एटलीस्ट 10% टोटल स्ट्रेंथ का, जिससे मान लीजिए कि लोकसभा में टोटल 543 है ना, तो इसका 10% निकाल लीजिए। अब 10% अगर उसका मेंबर है तभी उनको अपोजिशन का मिलेगा, मतलब अपोजिशन लीडर का वो मिलेगा, ताकि वो जब भी लोग बिल आए या कुछ भी आए तो वहाँ पे वो बोल सके, वरना बोलने के लिए भी उसको नहीं रहा, मतलब बोल भी नहीं सकता है, ये हाल हो जाता है उसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइट डज नॉट बिलोंग टू राइट टू फ्रीडम, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा राइट्स है जो राइट टू फ्रीडम के अंदर बिलोंग नहीं करता है। जैसे राइट टू असेंबल पीसफुली हो गया, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, राइट टू इस्टेब्लिश डोमिनियन इंस्टीट्यूशन, टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो 59 का करेक्ट आंसर होगा ये डोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन, ये नहीं होगा। मतलब तो डोमिनल नहीं होगा, तो बहुत पहले की बात, जब नेहरू रिपोर्ट में उसने बोला था, ये नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब बाई कैमरल सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट, यानी इनमें से किसके बारे में हम अगर देखें तो बाई कैमरल सिस्टम के बारे में। हालांकि अभी इससे पहले मैंने सवाल भी किया था, मतलब इससे पहले हमने बोला था कि देखो पता करना कि हमारे देश के अंदर कहाँ कहाँ स्टेट है जहाँ पे बाई कैमरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो यानी बाई कैमरल का मतलब यह है कि उस स्टेट के अंदर क्या क्या होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगा और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगा, या उसी काउंसिल को हम लोग विधान परिषद भी कहते हैं। यानी तो अब अगर देखा जाए तो मैंने आपको इन शॉर्ट में तो ट्रिक दे ही दिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी होगा, विधान मंडल हैविंग 2 हाउसेस, यानी एक स्टेट के अंदर लाइक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगा और लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगा। ठीक है, तो 60 का करेक्ट आंसर बी होगा। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हुआ है, और आप ये चेक करिए कि आपके 30 में कितने स्कोर आए हैं वो, साथ ही आप किस कोर्स में अप्लाई कर रहे हो। और एट द एंड में ये भी मैं करना चाहूँगा कि अभी आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें 5 से 7 मॉक टेस्ट रहेंगे। जिस भी कैंडिडेट्स को ज्वाइन करना हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है ज्वाइन करने के लिए आप। बाकी ये कि ये जो मॉक होगा वो टोटली एंट्रेंस ओरिएंटेड होगा। फिर ये कि कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर भी अपलोड होंगे, तो थोड़ा सा कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।